अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी का उन्वान है ये मेरे साथ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कहानी कैसल और मैं हूं सईद सुल्तान। इस फहानी खानदान का तल्लक कलकत्ता से था। ये लोग कलकत्ता के इंतहाई मतमूल खानदानों में शुमार होते थे। अबू अल हसन का तल्लक इसी इस्फहानी खानदान से था। ये कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। वहाँ कायदे आज़म की तकरीर सुनी, कायदे आज़म के आशिक हुए और बाकी जिंदगी कायदे आज़म और आल इंडिया मुस्लिम लीग की खिदमत में गुजार दी। मुस्लिम लीग के साथ मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। पाकिस्तान बना तो अबू अल हसन इस्फहानी करोड़ों रुपए के असासों के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। ढाका और कराची दोनों इनके कारोबारी मरकज थे। इन दोनों शहरों में इनके कारखाने, कोठियां, प्लाजे, फार्म हाउसेज और जमीनें थीं। अमेरिका में सफीर की तैनाती का मरहला आया तो कायदे आज़म ने इस्फहानी साहिब को पहला सफीर बनाकर अमेरिका भिजवा दिया। ये वहां 5 साल सफीर रहे, फिर 2 साल बरतानिया में हाई कमिश्नर रहे, फिर 1 साल सनत और तजारत के वफाकी वजीर बने। भुट्टो साहिब का दौर आया तो इन्हें अफगानिस्तान में सफीर बनाकर भेज दिया गया। ये इस्फहानी साहिब का सफारती और सियासी प्रोफाइल था, जबकि दूसरी तरफ ये माशी और तजारती मैदानों में भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहे। ये सदर अयूब खान दौर में उन 22 खानदानों में शामिल थे जो मुल्क के ज्यादातर वसाइल के मालिक थे। इस्फहानियों के बारे में कहा जाता था, आप पाकिस्तान के किसी हिस्से से कोई चीज खरीदे, मुनाफा का एक हिस्सा किसी न किसी जरिए से होता हुआ इस्फहानी ग्रुप तक पहुंच जाएगा। अबू अल हसन इस्फहानी के 3 बच्चे थे। सिकंदर इस्फहानी इनके बड़े साहिबजादे थे। इस्फहानी साहिब सफारत और सियासत में मसरूफ रहते थे, चुनाचे कारोबार की जिम्मेदारी सिकंदर इस्फहानी के कंधों पर थी। ये खानदान अयूब खान और भुट्टो के जमाने में खरबपति हो गया। भुट्टो साहिब ने जब सनतें कौमी तहवील में ले ली तो इस्फहानी खानदान के पास कराची में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। सिकंदर इस्फहानी ने 2 शादियां की। पहली अहलिया से 4 बच्चे और दूसरी अहलिया बे औलाद थी। 1990 की दहाई में जायदाद का झगड़ा शुरू हुआ। अदालतों और कचहरियों का मामला चला तो नौबत यहाँ तक आ गई। वो कराची शहर जो कभी इस्फहानी खानदान का घर कहलाता था, इस शहर में सिकंदर इस्फहानी के रहने के लिए कोई छत ना बची। सिकंदर इस्फहानी सिंध क्लब में शिफ्ट हो गए। ये 2 साल क्लब में रहे और दिसंबर 2013 में सिंध क्लब में इंतकाल कर गए। क्लब से इनका जनाजा उठा। जनाजे में चंद लोग शामिल थे और इन लोगों में इनके खानदान का कोई शख्स शामिल नहीं था। सिकंदर इस्फहानी फरहा नाज इस्फहानी के वालिद और हुसैन हकानी जो अमेरिका में सफीर रह चुके हैं, उनके ससुर थे। ये दौलत की बेवफाई और दुनिया की बेसबाती का एक वाकया है। आप अब पाकिस्तान के 5 बड़े सनती ग्रुपों में शामिल एक दूसरे खानदान की कहानी भी मुलाहिजा कीजिए। सहगल खानदान अयूब खान के दौर के 22 खानदानों में पहले 5 खानदानों में शुमार होता था। ये लोग चकवाल के रहने वाले थे। ये दूसरी जंगे अजीम से कबल कलकत्ता गए, वहां चमड़े का कारोबार शुरू किया और इस कारोबार पर मुनाफली कायम कर ली। ये लोग क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आ गए।
सहगल खानदान ने 50 की दहाई में कोहनूर टेक्सटाइल के नाम से फैसलाबाद और रावलपिंडी में 2 कारखाने लगाए। ये कारखाने इतने बड़े और कामयाब थे कि आज भी इन इलाकों को कोहनूर कहा जाता है। अयूब खान का दौर सहगल खानदान के अरूज का जमाना था। सहगलों ने यूबीएल बैंक बनाया। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा बैंक था। ये घी की सनत में आए, रेयान कपड़ा शुरू किया, केमिकल और मशीनरी के शोबे में आए और अरूज को हाथों में थाम लिया। मोहम्मद यूसुफ सहगल इस खानदान के सरबराह थे। ये 1993 में फौत हुए। इनका जनाजा जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर यूसुफ सहगल के एक बेटे ने दूसरे बेटे पर वसीयत में हेरा फेरी का इल्जाम लगा दिया। दूसरे ने इनकार कर दिया। दोनों के दरमियान तू तकरार हो गई और यूं वालिद की तदफीन से कबल खानदान में फूट पड़ गई। बच्चे दौलत और जायदाद के लिए लड़ने लगे और आज इस खानदान का सिर्फ नाम बचा है और शायद अगले 10-20 बरसों में लोग सहगल खानदान का नाम ही भूल जाएं। आप अब लाहौर के एक फिल्म साज की कहानी भी सुनिए। आगा जी ए गुल पाकिस्तान के चोटी के फिल्म साज थे। ये पेशावर के रहने वाले थे। ये 21 साल की उम्र में फिल्मी लाइन में आए। सुबह सरहद में फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर बने। जगत कार्टिज इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी थी। आगा गुल इस कंपनी की फिल्में रिलीज करने लगे। एक वक्त आया जब आगा गुल जगत टाकिस की तमाम फिल्में रिलीज करने लगे। आगा गुल ने सुबह सरहद में जाती सिनेमा बना लिए। ये क्या में पाकिस्तान के बाद लाहौर शिफ्ट हुए। इन्होंने 1950 में मुंदरी फिल्म बनाई। फिल्म कामयाब हो गई तो उन्होंने एवरन्यू पिक्चर्स के नाम से फिल्मी कंपनी बना ली। ये बाद अज़ां पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टूडियो एवरन्यू में तब्दील हो गई। एवरन्यू स्टूडियो में सैकड़ों फिल्में बनी। मुल्क के दर्जनों सुपरस्टार्स ने इस स्टूडियो में आंख खोली। आगा गुल लाहौर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर इनकी 8 कनाल की कोठी थी। ये 1974 में बीमार हुए और घर तक महदूद होकर रह गए। नईम बुखारी साहब ने इन दिनों नई प्रैक्टिस शुरू की थी। ये आगा गुल के साहिबजादे रफीक गुल के वकील थे। रफीक गुल ने एक दिन नईम बुखारी को साथ लिया और आगा गुल के घर पहुंच गए, यानी अपने बाप के घर पहुंच गए। अदाकार मोहम्मद अली भी वहां मौजूद थे। बेटे ने बाप से जायदाद का मुतालबा कर दिया। रफीक गुल वालिद से 8 कनाल की कोठी लेना चाहता था। बाप ने बेटे की मिन्नत की और कहा, मैं बीमार हूँ, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगा। मैं आपको ये कोठी लिख देता हूँ, आप कागजात अपने पास रख लो, मेरे मरने के बाद कोठी का कब्जा ले लेना। बेटे ने इनकार कर दिया। रफीक गुल का कहना था, अब्बा जी आपको ये घर अब भी खाली करना होगा। आगा गुल की सूरत हाल पर मोहम्मद अली और नईम बुखारी दोनों को तरस आ गया। मोहम्मद अली ने रफीक गुल को पेशकश की कि मेरी बीवी ज़ेबा बेगम के पास 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात हैं। आप ये जेवरात अपने पास रख लें, लेकिन आगा साहिब को इस घर में रहने दें। आपको जब ये घर मिल जाएगा तो आप मेरे जेवरात मुझे वापस कर देना। मगर साहिबजादा ना माना। ये मामला तूल पकड़ गया तो साहिबजादे ने ब्रीफकेस से पिस्तौल निकाल लिया और वालिद पर तान दिया। आगा गुल की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर अंदर गए, चेक बुक लेकर आए। 60-70 लाख रुपए का चेक काटा। ये चेक रफीक गुल के हवाले किया और आंखें नीची करके बोले, आप ये रकम लो और मुझे इसके बाद अपनी शक्ल ना दिखाना। रफीक गुल ने वो चेक जेब में डाला और नईम बुखारी के साथ वापस चला गया। आगा जी ए गुल 1983 में इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त इनका कोई अपना
वहां मौजूद नहीं था। ये सिर्फ 3 वाकयात हैं। आप अगर चंद लम्हों के लिए आंखें खोलकर दाएं बाएं देखें तो आपको अपने इर्द गिर्द सैकड़ों ऐसी मिसालें मिलेंगी। हमसे जिंदगी में सिर्फ 10 चीजें बेवफाई करती हैं। हम अगर इन 10 बेवफाओं की फहरिस्त बनाएं तो ओहदा, दौलत और औलाद पहले 3 नंबर पर आएंगी। हम ओहदे के लिए ईमान, इज्जत, सेहत और खानदान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ये ओहदा सबसे ज्यादा बेवफा निकलता है। मैंने जिंदगी में बेशुमार लोगों को ओहदे के लिए दूसरों के कदमों में बैठे, अपने कुर्ते के दामन से दूसरों की राल साफ करते, दूसरों के कुत्तों को नहलाते और अपनी पगड़ी से साहिब की गाड़ी का शीशा साफ करते देखा, लेकिन ओहदा इसके बावजूद उनके नीचे से निकल गया। मैंने बेशुमार अरब और खरबपति लोगों को पैसे पैसे का मोहताज होते भी देखा। मैं रोज इस्लामाबाद शहर में निकलता और साथ साथ सोचता हूँ, आज जहाँ मार्केटें, ग्राउंड्स और सड़कें बनी हैं, वहाँ आज से 40 साल कबल गांव होते होंगे और इन गांव के चौधरी भी होते थे और इन चौधरियों की अना भी बांस के आखिरी सिरे को छूती होगी। लेकिन आज वो चौधरी, इनकी जमीनें और इनके गांव कहाँ हैं? 5 दहाइयों में जमीन की शक्ल ही तब्दील हो गई। दौलतमंद गरीब हो गए, मालिक मुलाजिम बन गए और नंबरदार वक़्त के स्याह सफ़ों में जज़ब हो गए। चुनाचे फिर दौलत से बड़ी बेवफा चीज क्या होगी और रह गई औलाद। मैंने बेशुमार लोगों को अपनी औलाद से मोहब्बत करते देखा। ये लोग पूरी जिंदगी अपनी औलाद के सुख के लिए दुखों के बेलने से गुजरते रहे। फिर क्या हुआ? वो औलाद जमीन जायदाद के लिए अपने वालिदैन के इंतकाल का इंतजार करने लगी और ये वो बाप था जो बच्चों के नवालों के लिए अपना ज़मीर तक बेच आता था। मैंने ऐसे मनाजर भी देखे। बाबा जी के सारे बच्चे मुल्क से बाहर चले गए। बाबा जी ने तन्हाई की चादर बुन बुन कर जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। इंतकाल हुआ तो बच्चों को वक़्त पर सीट न मिल सकी। चुनाचे तदफीन की जिम्मेदारी इहदी फाउंडेशन ने निभाई या फिर महल्लेदारों ने। ये है कुल जिंदगी, औलाद, दौलत और ओहदे की बेवफाई। इन बेवफाइयों के दाग और आखिर में कब्र का अंधेरा, ये है वो हकीकत जिससे हर शख्स वाकिफ है। लेकिन इसके बावजूद इंसान का कमाल है, ये देखता है लेकिन इसे नजर नहीं आता, ये सुनता है लेकिन इसे सुनाई नहीं देता, और ये समझता है लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। हर रोज लोगों को तबाह होता, मरता, जलील होता देखता है, मगर ये हर बार खुद को यकीन दिलाता है ये मेरे साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।